हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टेट सी टेट स्टडी क्लासेस। तो मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो मैं रमेश चतुर्वेदी। यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है। ऑप्शन है व्यवहारविदों का, या संरचनाविदों का, या मनोविश्लेषकों का, या गेस्टाल्टवादियों का। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, गेस्टाल्टवादियों का। तो क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत है। अन्य तथ्य है, अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत कुर्ट लेविन द्वारा प्रतिपादित किया गया है, लेकिन एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं। लेविन का क्षेत्र सिद्धांत सामान्य शब्दावली में यह कहता है कि मानव व्यवहार व्यक्ति और वातावरण दोनों का प्रतिफल है, यानी दोनों का गुणनफल है, जिसे सांकेतिक रूप में B बराबर FP/E द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यदि आपको किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम का ऑनलाइन थ्योरी क्लास लेना हो, या किसी भी कंपटीशन का ऑनलाइन थ्योरी क्लास लेना हो, या आपको डाउट क्लियर करना हो, या फिर ऑनलाइन टेस्ट देना हो, या प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना हो, तो ये सारी चीज़ें आपको मात्र 399 रुपये प्रति माह में ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। और इस सुविधा को लेने के लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 8806898105 पर कॉल करके या चैट के द्वारा सारी सुविधा आप ले सकते हो। और इस सुविधा को, परीक्षा के पैटर्न को किसी भी माह में आप चेंज कर सकते हो। और अगला बैच शुरू होने वाला है। एक बैच में मात्र 20 ही लोगों का एडमिशन होता है, तो आप लोग तत्काल संपर्क कर सकते हैं। तो सूचना समाप्त हुई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जा सकता है। ऑप्शन है व्यक्तित्व, रुचि, बुद्धि, या अभिक्षमता। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, बुद्धि। तो बुद्धि बैटरी का प्रयोग निम्न में से बुद्धि के मापन हेतु किया जा सकता है। तो अन्य तथ्य हैं, बुद्धि भाटिया बैटरी बुद्धि मापने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। भाटिया द्वारा भारत में बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था। यह एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था। ऑप्शन है हल, थॉर्नडाइक, स्किनर, वाटसन। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, स्किनर। तो अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय स्किनर ने दिया था। अन्य तथ्य है, अभिक्रमायोजित अधिगम का अर्थ किसी योजना के अनुसार शिक्षण एवं अधिगम की क्रिया को साकार रूप प्रदान किया जा सकता है। BF स्किनर ने वर्ष 1942-43 में सक्रिय अनुबंध अनुक्रिया सिद्धांत या क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जो अभिक्रमायोजित अधिगम का आधार बना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है अधिगम, अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति, या अभिक्षमता। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, अधिगम। तो व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है, उसे अधिगम कहते हैं। तो अन्य तथ्य है, सीखना या अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अभिवृत्ति या अभ्यास के फलस्वरूप
व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? ऑप्शन है प्रतिदर्श सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, गिलफोर्ड का सिद्धांत या फ्लूइड या क्रिस्टलाइज्ड का सिद्धांत। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, गिलफोर्ड का सिद्धांत। तो संज्ञान गिलफोर्ड का सिद्धांत बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है। तो अन्य तथ्य हैं, जे.पी. गिलफोर्ड तथा उसके सहयोगियों ने बुद्धि का त्रिविमीय प्रारूप प्रस्तुत किया। इनके अनुसार बुद्धि को 3 विमाओं के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। नंबर 1 सामग्री, नंबर 2 संक्रिया और नंबर 3 उत्पाद। तो संक्रिया को पुनः 5 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 संज्ञान, स्मरण, परंपरागत चिंतन, गैर परंपरागत चिंतन और 5वां है मूल्यांकन। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो ऑप्शन सही होगा नंबर डी 125। तो देखिए, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु होता है गुणे 100। तो मानसिक आयु इसका है 8 वर्ष और वास्तविक आयु इसका 8 वर्ष है और मानसिक आयु इसका 10 वर्ष है। तो 10 बटे 8 गुणे 100, तो जब काटेंगे तो 125 आ जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? ऑप्शन है जेम्स लैंग सिद्धांत, हाइपोटोलसिक सिद्धांत, सक्रियता सिद्धांत, अभिप्रेरणा सिद्धांत। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, जेम्स लैंग सिद्धांत। तो संवेग का जेम्स लैंग सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। तो अन्य तथ्य है, जेम्स लैंग सिद्धांत के अनुसार पहले संवेगात्मक व्यवहार होता है और तब संवेगात्मक अनुभूति भी होती है। जैसे यदि व्यक्ति बाघ या भालू को देखकर नहीं भागता तो उसमें डर की अनुभूति नहीं होती है। अतः संवेगात्मक अनुभूति संवेगात्मक व्यवहार जेम्स लैंग सिद्धांत पर आधारित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सामवेगिक तनाव क्या कहलाता है? ऑप्शन है द्वंद्व, कुंठा, चिंता, तनाव। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, कुंठा। तो किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सामवेगिक तनाव जो है वो कुंठा कहलाता है। तो इसका ऑप्शन सही बी सही होगा। अन्य तथ्य है, कुंठा मैकडूगल ने 14 संवेग बताए हैं। किसी इच्छा की पूर्ति न होने पर कुंठा संवेग की उत्पत्ति होती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कोहल वर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? ऑप्शन है भाषा विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास या शारीरिक विकास। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, नैतिक विकास। तो कोहल वर्ग का सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है। अन्य तथ्य है, नैतिक विकास कोहल वर्ग ने सामाजिक परिप्रेक्ष्य अर्थात समाज से अपने संबंधों के बारे में व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर बल दिया था। कोहल वर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास संवेगात्मक विकास के समांतर चलता है, परंतु उसके लिए आवश्यक शर्त नहीं है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, अगला प्रश्न हिंदी से संबंधित है। भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। ऑप्शन है किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, ड्रक्राली या अभिक्रमित अनुदेशन। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, अभिक्रमित अनुदेशन। तो भाषा शिक्षण की पद्धति जो है अभिक्रमित अनुदेशन नहीं है।
जबकि किंडरगार्टन है, मॉन्टेसरी पद्धति भी है, ड्रेकाली भी है। तो अन्य तथ्य है भाषा शिक्षण पद्धति के अंतर्गत किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी और ड्रेकाली अनुदेशन प्रणाली आती है, जबकि अभिक्रमित अनुदेशन भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, बल्कि यह अधिगम से संबंधित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा से दी जाए, यह मानना किसका है? मॉन्टेसरी का, महात्मा गांधी का, फ्रेबल का या किलपैट्रिक का? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, महात्मा गांधी का। तो बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह महात्मा गांधी का मानना था। तो अन्य तथ्य है बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए, यह विचार महात्मा गांधी से संबंधित है। उन्होंने मातृभाषा पर विशेष जोर दिया था, चूँकि बच्चा एक निश्चित परिवेश में पलता बढ़ता है, अतः उसे मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा देना जरूरी है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं हुए। ऑप्शन है आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली, अव्यकृत प्रणाली या कक्षाभिनय प्रणाली। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, कक्षाभिनय प्रणाली। तो व्याकरण शिक्षण के लिए कक्षाभिनय प्रणाली उपयुक्त नहीं है, जबकि आगमन प्रणाली उपयुक्त है, अव्यकृत प्रणाली उपयुक्त है और निगमन प्रणाली उपयुक्त है। तो अन्य तथ्य हैं कक्षाभिनय प्रणाली व्याकरण शिक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है, जबकि आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली, अव्यकृत प्रणाली व्याकरण शिक्षण हेतु उपयुक्त है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? ऑप्शन है बनारस, मिर्जापुर, इलाहाबाद या लखनऊ। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, मिर्जापुर। तो आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन मिर्जापुर से होता है। तो अन्य तथ्य है आनंद कंदावनी पत्रिका का प्रकाशन मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से होता है। इस पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी अर्थात प्रेमघन थे। इनकी एक पत्रिका नागरी नीरद मिर्जापुर से ही निकलती थी, जबकि हंस 1930 पत्रिका बनारस से निकलती थी। इसके संपादक मुंशी प्रेमचंद्र थे तथा प्रतीक पत्रिका इलाहाबाद से निकलती है। इसके संपादक अज्ञेय तथा लखनऊ से प्रकाशित पत्रिका तद्भव है। इसके संपादक अखिलेश हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आदिकाल की रचना है अखरावट, छत्रसाल दशक, दीपशिखा या खुमाण रासो। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, खुमाण रासो। तो आदिकाल की रचना खुमाण रासो है। अन्य तथ्य है आदिकाल की रचना खुमाण रासो है। खुमाण रासो के रचयिता दलपति विजय हैं। आदिकाल की अन्य रचनाएं हैं बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो जिसे आलाखंड भी कहते हैं, संदेश रसक आदि। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है। ऑप्शन है पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात, आदर्श वाचन के पश्चात, मौन वाचन के पहले। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात। तो हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन जो है वो प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात आता है। तो अन्य तथ्य है हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना के अंतर्गत उद्देश्य कथन जो है प्रस्तावना प्रश्न के उपरांत आता है। प्रस्तावना किसी भी संदर्भ का मुख होता है जो कथन की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन है वाक्य प्रयोग, व्याख्यान, भ्रमण या चित्र निर्माण। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, वाक्य प्रयोग। तो शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु
वाक्य प्रयोग तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। तो अन्य तथ्य है शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु वाक्य प्रयोग का तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। वाक्य प्रयोग से भाव की स्पष्टता और अधिक निर्देशित होने लगती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निरामिष किसे कहते हैं? ऑप्शन है मांस रहित भोजन, मोक्ष का इच्छुक, रात में विचरण करने वाला, मृत्यु का इच्छुक। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, मांस रहित भोजन। तो निरामिष जो है मांस रहित भोजन को कहते हैं। अन्य तथ्य है निरामिष का आशय मांस रहित भोजन से संबंधित है, जबकि रात्रि में विचरण करने वाले के लिए एक शब्द निश्चर है और मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए उपयुक्त शब्द मुमुक्षु होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? ऑप्शन है सन 1971, सन 1972, सन 1973, सन 1974। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, सन 1972। तो राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार सन 1972 ईस्वी में प्रदान किया गया था। तो अन्य तथ्य है राष्ट्रवादी कवि दिनकर सिंह को उनकी कीर्ति उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में प्रदान किया गया। हिंदी भाषा पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत को 1968 ईस्वी में उनकी कृति चिदंबरा के लिए प्रदान किया गया था तथा 1978 ईस्वी में अज्ञेय को कितनी नावों में कितनी बार के लिए तथा 1982 में महादेवी वर्मा को उनकी कीर्ति यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सहद शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज या आगत। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, आगत। तो सहद शब्द जो है वो आगत है। अन्य तथ्य है सहद शब्द आगत शब्द है जो कि तत्सम, तद्भव एवं देशज शब्दों से पृथक शब्द है। संस्कृत के शुद्ध शब्दों को तत्सम और उनसे उत्पन्न या विकसित शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। देशज वह शब्द हैं जो देश में ही बोले जाते हैं परंतु इसकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, तथा आगत वह शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से आए हुए हैं और उनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है, जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, तुर्की आदि। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है विनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? ऑप्शन है जंगल, स्त्री, पुस्तक या व्यवसायी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, स्त्री। तो वनिता का प्रयोग स्त्री के अर्थ में होता है। तो अन्य तथ्य है विनिता का प्रयोग स्त्री के अर्थ में होता है। विनिता के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं नारी, कलत्र, त्रिया, वामा, कांता, रमणी, कामनी, प्रमदा, सुंदरी आदि। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मुकुंद किसका पर्याय है? ऑप्शन है विष्णु, शिव, सूर्य या कामदेव। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, विष्णु। और मुकुंद विष्णु का पर्याय है। तो अन्य तथ्य हैं मुकुंद विष्णु का पर्याय है। इसके अन्य पर्याय हैं पुंडरीकाक्ष, जनार्दन, चक्रपाणि, उपेंद्र, चतुर्भुज, गरुड़ध्वज या विश्वंभर आदि। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है काहेरी नीलनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। पंक्ति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है जायसी, रैदास, कबीर या दादू। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, कबीरदास। तो तेरे ही नाल सरोवर पानी, काहेरी नीलनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। यह पंक्ति जो है वो कबीरदास जी ने लिखी थी। तो अन्य तथ्य हैं काहेरी नीलनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाल
सरोवर पानी। यह पंक्ति निर्गुण ब्रह्म उपासक धर्मांडांबर के विरोध ही समाज के सुधारक कबीरदास जी ने लिखी थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। माटी का फूल, चिंतामणि, क्षण बोले कण मुस्कुराए, आलोक पर्व। तो इसका ऑप्शन सही है नंबर बी, चिंतामणि। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध चिंतामणि है। तो अन्य तथ्य है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि है। शुक्ल जी ने अन्य निबंध लिखा है जो कि मित्रता, क्रोध, श्रद्धा और भक्ति आदि है, जबकि आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी का तथा क्षण बोले कण मुस्कुराए के लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है। ऑप्शन है बारात बसंत, बारात बसंत, या बारात बसंत, या बारात बसंत। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, बारात बसंत। तो निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से जो शब्द युग्म शुद्ध है वो है बारात बसंत। तो अन्य तथ्य हैं दिए गए विकल्पों में बारात बसंत सही विकल्प है, अन्य तीनों विकल्प त्रुटिपूर्ण हैं। वर्तनी की दृष्टि से यही दो शब्द सही हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अर्धस्वर है यावा, ईऊ, रीली या रीसा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये, यावा। तो अर्धस्वर यावा हैं। अन्य तथ्य है दिए गए विकल्प में यावा ही अर्धस्वर हैं। आई मिलकर या बना है तथा आऊ मिलकर वा बना है, इसलिए ये अर्धस्वर कहलाते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ होगा। ऑप्शन है अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, अपराधी को पहचान हो जाना, अपराधी अपनी को पहचान छिपाना। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। तो चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ है अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। तो अन्य तथ्य है चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का अर्थ है अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। अन्य विकल्प तर्कसंगत नहीं है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन है आगार, प्रकथन, पृष्ठपेषण या प्रस्तावना। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, पृष्ठपेषण। तो एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द पृष्ठपेषण है। अन्य तथ्य हैं एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द पृष्ठपेषण है, जबकि प्रकथन को भूमिका कहते हैं एवं प्रस्तावना किसी शीर्षक का प्रथम चरण होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है। ऑप्शन है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, विशेषण। तो बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से विशेषण संवर्ग में है। तो अन्य तथ्य है बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से विशेषण है। इस शब्द में बुद्धि की हीनता का भाव स्पष्ट होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन है अपादान, संबंध, अधिकरण या संप्रदान। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये, अपादान। तो छत से ईंट गिरी वाक्य में अपादान कारक है। अन्य तथ्य हैं छत से ईंट गिरी इस वाक्य में अपादान कारक है। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मोहर्मी का संधि विच्छेद होगा। महतधन ऊर्मी, महाधन ऊर्मी, महाधन ऊर्मी, महाधन मर्मी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, महाधन ऊर्मी। तो महोर्मी का संधि विच्छेद महाधन ऊर्मी होगा। अन्य तथ्य है महोर्मी संधि विच्छेद महाधन ऊर्मी है। इसमें गुण संधि है।
आ और उ मिलकर वो होता है। इसका अन्य उदाहरण है महाधन ऊर्जा बराबर महोर्जा तथा गंगा धन ऊर्म बराबर गंगोर्म होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है समष्टि का विपरीतार्थी शब्द होगा विशिष्ट, अशिष्ट या अपुष्टि या व्यष्टि। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी व्यष्टि। तो समष्टि का विपरीतार्थी शब्द व्यष्टि होगा। अन्य तथ्य है समष्टि का विपरीतार्थी शब्द व्यष्टि होता है, जबकि विशिष्ट का सामान्य एवं अपुष्टि का पुष्टि तथा अशिष्ट का शिष्ट विलोम होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है करपट का तद्भव रूप है कपट, कारपेट, कपूर या कपड़ा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी कपड़ा। तो करपट का तद्भव रूप कपड़ा है। अन्य तथ्य है करपट का तद्भव रूप कपड़ा होता है, न कि कपट। करपेट एवं कपूर, जबकि कपूर का तत्सम कपूर कर्पूर होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है रमणीय में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन है अनीय, ये, रम या ड़ीय। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए अनीय। तो रमणीय में अनीय प्रत्यय है। अन्य तथ्य हैं रमणीय में अनीय प्रत्यय है। अनीय प्रत्यय के अन्य शब्द हैं आदरणीय, उल्लेखनीय, अभिनंदनीय या आदि। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बौरो सबे रघुवंश कुठार की धार में बार अनबाज सरताथी बान की वायु उड़ाऊ के लक्षण लक्ष्य करो अहिरा समराथही। इस वाक्य पंक्तियों में कौन सा रस है। रौद्र रस, भयानक रस, विष रस या वीर रस। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए रौद्र रस। तो अन्य तथ्य हैं उक्त वाक्य काव्य के पंक्तियों में रौद्र रस है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है श्री गुण चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार में कौन सा छंद है। तो ऑप्शन है दोहा, सोरठा, रोला या वर्ब। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए दोहा। तो अन्य तथ्य हैं श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जैसे जो दायक फल चार में दोहा छंद है। इसी के प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं हैं और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है वाक्य शुद्ध है। मोहन और गीता गा रही है, गीता और मोहन गा रहा है, मोहन और गीता गा रहे हैं, मोहन और गीता गा रही है। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी मोहन और गीता गा रहे हैं। तो अन्य तथ्य हैं निम्न चारों दिए गए वाक्यों में मोहन और गीता गा रहे हैं, यही वाक्य शुद्ध है। शेष विकल्पों के वाक्य अशुद्ध हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर।